अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी। आज अहम पेशरफ्त हुई है फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्तों की समाअत में। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ से आज की समाअत का बाकायदा तहरीरी हुक्मनामा जारी हो चुका है, जिसके अहम नुकात ये हैं कि ज़ेर हिरासत मुकदमात अभी तफ्तीश के मरहले में है। ये बयान दिया है अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने उन सवालात के जवाब में जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनसे किए जा रहे थे। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ज़ेर हिरासत अफराद के मुकदमात अभी तफ्तीश के मरहले में हैं, और फिर यह भी बताया कि किसी भी गिरफ्तार सिविलियन पर ऐसा इल्ज़ाम नहीं जिसकी सज़ाए मौत हो या लंबी कैद। और ये भी अटॉर्नी जनरल ने आज सुप्रीम कोर्ट के पूछने पर बताया कि आर्मी एक्ट 1954 के जो कवायद हैं उनके मुताबिक तफ्तीश के मरहले के मुकम्मल होने के बाद इस्तगासा के शवाहिद मुल्ज़िम को फराहम किए जाते हैं और उन्हें इसको समझने और अपना वकील करने का मौका दिया जाता है। वो मरहला अभी आया नहीं है। अभी तक किसी भी सिविलियन शहरी का फ़ौजी अदालत में ट्रायल शुरू नहीं हुआ, और अगर ऐसा होता है तो इस बारे में फ़ौरी तौर पर चीफ जस्टिस को चैम्बर में मुत्तला किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल की जो कमिटमेंट है उसको तहरीरी शक्ल में हुक्मनामे का हिस्सा बना दिया है। फिर इस हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने यह भी बताया कि गिरफ्तार सिविलियन की उनके अहल खाना से आज ही टेलीफोन पर गुफ्तगू कराई जाएगी और जल्द ही हफ्तावार मुलाकातों का शेड्यूल तरतीब दिया जाएगा। और फिर अटॉर्नी जनरल ने यह भी बताया सुप्रीम कोर्ट के पूछने पर कि इस वक्त कोई भी सहाफ़ी या वकील फ़ौज की तहवील में नहीं। इसके अलावा वफाकी हुकूमत सहाफ़ी इमरान रियाज खान की बाजियाबी के लिए भरपूर मुआवनत फराहम करेगी। और आखिर में अटॉर्नी जनरल ने यह भी सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ज़ेर हिरासत 102 सिविलियन की जो फहरिस्त है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश की उन्होंने, और कहा कि इसको पब्लिक करने के वास्ते हुकूमत पाकिस्तान से हदायत हासिल करेंगे और आज ही चैम्बर में चीफ जस्टिस को मुत्तला करेंगे। तो जो 102 अफराद हैं उनके नाम भी आज ही किसी वक्त जो है मंजर आम पे आ सकते हैं। क़य्यूम सिद्दीकी साहब, बड़ी पेशरफ्त है, और बज़ाहिर तो ये अगर इस तरह की अरेंजमेंट और फैसिलिटीज़ और सहूलियात अगर मिल जाती हैं जैसे कि अटॉर्नी जनरल ने कहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़िल्टर होगा और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो दरख्वास्त गुज़ार हैं उनके लिए। कैसे देखते हैं आप इस हुक्म को जो आप तहरीरी तौर पे जारी हुआ है? देखिए मतीउल्लाह जान साहब, अटॉर्नी जनरल ने जो बताया वो यही बताया कि जो आर्मी एक्ट है 1952 और फिर आर्मी एक्ट के जो रूल्स हैं 1954 के, उन रूल्स के अंदर ये सब चीज़ें प्रोवाइडेड हैं। उन्होंने बिल्कुल अदालत को ये बताया कि जनाब जो गिरफ़्तार अफराद हैं उनके हवाले से उनके अहल खाना को बताया जाता है। फिर जो अभी क्यों ट्रायल शुरू नहीं हुआ, क्योंकि ये अभी तफ्तीश के मरहले के ऊपर है। कोई ऐसा चार्ज नहीं है जिसमें सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा जो है वो तजवीज़ की जा सके। और ये बड़ी बात है कि बहुत से लोगों को ये खदशा था कि शायद फ़ौजी अदालत पता नहीं क्या कर देगी। जी हाँ, बिल्कुल यही था, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि ये समरी ट्रायल नहीं है। तो एक्चुअली वो जो मिलिट्री ट्रायल के हवाले से खदशात हैं कि वो बस एक सामने खड़ा किया और उसको पूछा जाता है हाँ जी आपने जुर्म किया, वो कहता है किया, और सज़ा दे दी जाती है। कोई इस तरह का नहीं है। वो पूरा एक प्रोसीजर है जिसके अंदर पहले इंक्वायरी स्टेज के ऊपर जो है वो शहादतें इकट्ठी की जाती हैं, फिर उन शहादतों को जो है वो जो प्रोसिक्यूशन है वो डेटन्यू जो है उसको फराहम की जाती हैं। वो उसका जायज़ा ले सकता है और फिर अपना वकील उसमें करता है, और अपना वकील करने के बाद जो है वो फिर उसका ट्रायल जो है वो शुरू होता है। तो अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि ये अभी सारा कुछ तफ्तीश के मराहिल के अंदर ही है, लेकिन ये उन ख़ानदानों के लिए जो इस बात पर परेशान थे कि शायद उनके जो हैं वो बच्चे या जो भी उनके रिश्तेदार हैं वो न जाने कहाँ और किस हाल के अंदर हैं, तो वो उनके लिए एक तसल्ली और तशफ़ी का बायस होगा कि और ईद से पहले ख़ास तौर पे कम से कम उनको ये ज़हनी सुकून टेलीफोनिक रब्ता हो जाएगा, बात हो जाएगी डेजिग्नेटेड पर्सन के साथ। ये नहीं कि सबके साथ होगी, लेकिन एक जो डेजिग्नेट किया गया होगा उसके ज़रिए से, और फिर हफ्तावार मुलाकातों का कोई शेड्यूल जो है वो भी फराहम किया जाएगा कि ताकि वो उसको देख भी लें। लेकिन वो खाना और वो उसके ऊपर तो अटॉर्नी जनरल ने एतराज़ किया था। उन्होंने कहा था कि ये मुमकिन नहीं है, खाना वही फराहम किया जा रहा है जो स्टाफ को किया जा रहा है। तो आप समझते हैं कि ये एक ऑलिव ब्रांच है, एक किस्म की पेशकश कह लें हुकूमत की तरफ से
या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, क्योंकि कल बड़ी सख्त लहजे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी फ़ौज के तर्जमान की तरफ से, और आज उसके बाद हम देख रहे हैं कि एडवोकेट इरफान कादर, जिनको अगर तोप वकील कहा जाए तो वो कम ना होगा, तो वो भारी तोपखाना भी डिप्लॉय हो गया है। वजारत दिफा के वकील बन के एडवोकेट इरफान कादर आए हैं, तो उनकी एंट्री जो है उसको कैसे देखते हैं आप? जाहिर है कि बड़ी एक संजीदा मूव है, और इस हवाले से अभी तक और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि फिर वजारत दिफा की तरफ से इरफान कादर जो हैं वो बताएंगे। जहाँ पर अभी तक तो वो बेंच की तश्कील के ऊपर, बेंच के अपने अंदर से ही एतराज़ात इतने उठ रहे हैं। आज भी जस्टिस याया अफरीदी का इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन ये जो 3 हफ्ते के लिए इल्तवा कर दिया है, मामला बहुत शुरू में तो बहुत ही अर्जेंसी थी और बड़ी जल्दी बेंच बन गया। ऑर्डर के अंदर जो तहरीरी ऑर्डर है, अगर आपने पढ़ा हो तो उसके अंदर लिखा है कि आफ्टर ईद हॉलीडेज। जी हाँ, बिल्कुल यही है। तो ईद हॉलीडेज तो जनाब 3 दिन के बाद 4 दिन खत्म हो जाएगा, 28 के बाद 1 जुलाई तक खत्म हो जाएंगे, उसके बाद किसी भी वक्त लग सकता है। मगर जो कमरा अदालत में बात हुई वो ये थी कि तीसरे हफ्ते में जुलाई के, तो फिर वो 3rd वीक ऑफ जुलाई भी लिख सकते थे, तो नहीं लिखा उन्होंने। इसका मतलब है कि एक उन्होंने सस्पेंस से रखा हुआ है। बिल्कुल, और हो सकता है कोई और भी सस्पेंस रखा हुआ मतीला। अच्छा, इमरान रियाज खान के हवाले से भी आज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए और कहा है, और अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई है कि मतीला जान, ये तो एक जाहिर है कि कोई भी जो मिसिंग है उसको, जब तक वो मिसिंग है, बेशक आपका इख्तलाफ हो, लेकिन पहली चीज़ तो वही है कि उसकी बाजियाबी मुमकिन हो, और ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए हवाले से। तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि उनके पास तो नहीं है, लेकिन बहरहाल हम हर मुमकिन जो कोशिश है उनकी बाजियाबी की करेंगे। तो ये भी एक अच्छा साइन है। बहुत से खदशात मेरे ख्याल में आज की इस समात के बाद दूर हो गए होंगे, ख़ास तौर पे जो गिरफ्तार या ज़ेर हिरासत सिविलियंस के जो अहल खाना हैं, उनके जहनों में जो खदशात थे वो भी दूर हो गए होंगे। और यकीन तौर पे ईद से पहले अगर टेलीफोन पे उनका रब्ता हो जाता है, मुलाकात हो जाती है, तब भी मेरे ख्याल में मामला थोड़ा रिलैक्स होंगे, और ये हुकूमत की तरफ से काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा किया जा रहा है। अजय, बिल्कुल हुकूमत अदालत की पूरी मामनत करेगी कि अदालत जो भी उनसे चीज़ें मांग रही है वो अदालत को फराहम करें, और अदालत को अश्योरेंसेज एट बार, अटॉर्नी जनरल जो हैं वो एट बार जो है वो अपना यकीन दहानियाँ करवाते हैं। और अटॉर्नी जनरल ने जहाँ पर बहुत सारी बातें की, उन्होंने कहा कि ये फहरिस्त पब्लिक ना की जाए, वो इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं। फहरिस्त क्यों आपके ख्याल में खुफिया है? लोग गिरफ्तार हुए, उसको खुफिया क्यों रखा जा रहा है नामों को? मेरा ख्याल है कि शायद कोई तहफ़्फ़ुज़ात होंगे डेफिनेटली कि कौन लोग हैं। हो सकता है कोई बहुत अहम शख्सियात से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोग हों। तो अभी जैसे कि अभी DGISPR ने जो कहा, और आपको पता है कि जिन लेफ्टिनेंट जनरल को उन्होंने बरतरफ किया या मेजर जनरल्स को बरतरफ किया, 7 ब्रिगेडियर्स को बरतरफ किया, मेरे और आपके सामने भी वो सिर्फ नंबर्स ही हैं कि इतने नंबर में इतने अफराद के खिलाफ उनके नाम भी सामने नहीं आए। तो ये शायद रिटायर्ड जनरलों के और उनके अहले खाना मतलब है कि उन्होंने इशारे तो ज़रूर दिए हैं कि एक 4 स्टार जनरल की नवासी हैं, एक 4 स्टार जनरल के दामाद हैं, तो ये तो उन्होंने कहा है ना, तो वो भी इसमें होंगे। तो लेकिन मुझे नहीं पता है कि लीगली क्या है कि आया आर्मी एक्ट के नीचे ये नाम के किसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, वो अहले खाना को, और अहले खाना को तो मेरे ख्याल में बड़ी बेसिक सी बात है मतीला जान साहब, जिनके लोग गिरफ्तार, उनको पता है कि कौन कहाँ। मुलाकात नहीं हुई, हाँ, ये होना चाहिए। ये काफी कैदियों के भी अपने हकूक तो होते हैं। और आज शायद जैसे आज जस्टिस याया अफरीदी ने भी कहा कि अडयाला जेल के अंदर एक बाकायदा लिस्ट होती है कि खाने की भी उसका पूरा एक शेड्यूल होता है, और फिर मुलाकातों का एक शेड्यूल होता है। तो वो डेटनी जो होते हैं उनके भी अपने हकूक तो हैं ना। बिल्कुल, ये बड़ी डेवलपमेंट है। आज करीम सिद्दीकी साहब, एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि 23 तारीख को जो एक समात हुई थी, उस 23 तारीख की समात में आपको याद होगा कि जस्टिस मंसूर ने भी फिर उस समात से, बल्कि जस्टिस काजी फायज़ा जब उठ के थे 22 तारीख को, तो उसके बाद सरदार तारिक मसूद भी उठ के थे, फिर 7 रुकनी एक बेंच बैठा था। तो उसके बाद फिर जस्टिस याया अफरीदी 23 तारीख को जो समात में शामिल थे 7 रुकनी बेंच में, उन्होंने भी एक इजाफी नोट लिखा था।
उस इजाफी नोट के हवाले से थोड़ा बताएंगे। आज ही वो देखिए मतीउल्लाह जान साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपना रिक्यूज़ किया और अपना नोट दिया, उस नोट के अंदर भी उन्होंने कहा कि बेहतर है कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, और उस हवाले से उन्होंने अपने एक फुट नोट का भी हवाला दिया, और वो हाशिया के नीचे जो फुट नोट होता है, और उसमें उन्होंने कहा कि 22 को मैंने एक हुक्म दिया हुआ है, एक नोट लिखा हुआ है, लेकिन वो पब्लिक की आई में नहीं है। अच्छा, उसके बाद जस्टिस काजी फैज़ ईसा का जो नोट था वो वेबसाइट पे पहले अपलोड हुआ, फिर वो भी उतार दिया गया। तो अब ये भी इतलात हैं कि वो नोट जो है वो बाकी लोगों की जजेस की क्या उसके ऊपर राय है, फिर उसके बाद शायद ये चीज़ इस तरह के अभी तक 22 तारीख का हुक्मनामा नहीं है, 9 जजों वाला नहीं है, 7 वाला है, 7 वाला है बिल्कुल। उसमें एक छोटा ऑर्डर दिया, और हम यही इतराज़ कर रहे थे कि जनाब जो कुछ हुआ जो 22 को उसका हुक्मनामा एक मुख्तसर है, 7 मेंबर बेंच का हुक्मनामा है, ऑर्डर ऑफ द डे है, लेकिन वो जो 2 जज साहिबान क्यों उस बेंच से इतराज़ के बाद उठे वो शामिल नहीं है। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम बताएंगे जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो इजाफी नोट लिखा है उसमें बड़ी ही कुछ दिलचस्प बातें की हैं, और हवाला दिया गया है जजों के ज़ाब्ता अखलाक का, और जो बड़ी ही एक लिहाज से संजीदा बात है कि चीफ जस्टिस की तरफ से फुल कोर्ट ना बनाने का मामला जो है, जस्टिस याहिया अफरीदी बज़ाहिर ये समझते हैं कि वो जजों के ज़ाब्ते अखलाक की भी खिलाफ वर्जी है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद साफ़ी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं क़य्यूम सिद्दीकी, सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर, और आज फ़ौजी अदालतों के खिलाफ आइनी दरख्वास्त की समात में कुछ अहम पेशरफ्त हुई है, मगर इसके साथ ही जस्टिस याहिया अफरीदी का एक इजाफी नोट आया है। और क़य्यूम सिद्दीकी साहब, वो जो मैं बात कर रहा था वक्फे से पहले कि ज़ाब्ता अखलाक का इन्होंने हवाला दिया जस्टिस याहिया अफरीदी ने। जस्टिस याहिया अफरीदी इस आज के जारी होने वाले हुक्म में कहते हैं कि ये मैं कोई राय नहीं देना चाहता बेंच की तश्कील की कानूनी हैसियत पे, और ना ही मैं एग्री करता हूँ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जो एतराज़ात उठाए कि मैं बेंच रिक्यूज़ भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं इसको बेंच भी नहीं तस्वर करता, उससे भी उन्होंने इख्तिलाफ़ किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। मगर उनका ये कहना है कि मुनासिब बात ये होती कि जो हैं चीफ जस्टिस मुनासिब इक़दामात उठाते फॉर मेंटेनेंस ऑफ हारमनी। ये मेंटेनेंस ऑफ हारमनी का जुमला जो है, यानी जजों के बीच में हम आहंगी का जो जुमला है, ये इन्होंने कोट अनकोट लिया है। आर्टिकल 10 है जो जजों का ज़ाब्ता अखलाक, जो ये कहता है कि अदालती काम करते हुए और अपने दूसरे जजों के साथ जो आपके ताल्लुकात हैं, हर जज को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो दूसरे जजों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे और उनके साथ हम आहंगी को बरकरार रखे, और इंटेग्रिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ जस्टिस। फिर ये भी अपने आज के ऑर्डर में उन्होंने कॉमर्स में लिखा है, इंटेग्रिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द जस्टिस। तो यानी कि ज़ाब्ता अखलाक का वो हवाला दे रहे हैं जस्टिस याहिया अफरीदी। क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि बज़ाहिर चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल जो हैं बेंच को प्रॉपर तश्कील ना दे के जजों के बीच में जो इख्तिलाफ़ात हैं और जो पब्लिक हो रहे हैं वो इदारे की इंटेग्रिटी के लिए उसके सालमियत के लिए दुरुस्त नहीं, और ये ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी भी है। देखिए मतीउल्लाह जान साहब, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी अगर होगी तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जुडिशल मिसकॉन्डक्ट का रेफरेंस जा सकता है ना। अब ये भी बड़ा एक सवाल है कि चीफ जस्टिस के बगैर क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशनली या वैलिड फोरम है कि नहीं है। उसके अंदर है कि अगर सीनियर मोस्ट जज के है तो फिर उसके नेक्स्ट जज होगा। नहीं, वो है, लेकिन उस तरह से प्रिसाइसली नहीं है वो। बिल्कुल इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के केस के अंदर जो है वो जस्टिस एजाज चौधरी का एक नोट है जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस के वो जजमेंट एक एडिशनल नोट है, तो वो उसके अंदर वो कहते हैं कि अगर चीफ जस्टिस के भी खिलाफ है, क्योंकि वो जज भी है, चीफ जस्टिस तो है लेकिन जज भी है, तो लिहाजा उसको फिर उस नेक्स्ट सीनियर जज जो है वो रिप्लेस करेगा। तो जस्टिस मंसूर ने भी ऐसा ही एतराज उठाया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी जो है वो अपने गो के वो उन्होंने अपनी कुर्बतदारी की वजह से जस्टिस जुवादिस ख्वाजा खुद को रिक्यूज़ किया हुकूमती एतराज़ के बाद, लेकिन कंडीशनर उन्होंने कहा क्योंकि पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला है, इस मुकदमे का उनको ज़ाते खुद कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो इसको देख के बैठे थे। लेकिन क्योंकि एतराज़ आ गया है तो लिहाजा अवाम का एतमाद लाजिम है इस इदारे के ऊपर कि मैं रिक्यूज़ कर जाऊँ, क्योंकि आम आदमी नहीं समझता है टेक्निकलिटीज़ को।
वो ये देखता है कि हाँ जी जवाद ख्वाजा साहब के रिश्तेदार तो थे ना जी। वो ये नहीं देखेंगे कि पब्लिक इंटरेस्ट में और पर्सनल इंटरेस्ट के अंदर क्या फ़र्क है। तो जाहिर है वहाँ पे भी इसको अगर आप कनेक्ट करें तो ऑडियो लीक्स कमीशन के अंदर जो बेंच बना था, चीफ जस्टिस ने 5 रुकनी बेंच बनाया था, वहाँ पर तो उनकी खुश दामन की ऑडियो लीक के मामले की इंक्वायरी का मामला था, तो वो चीफ जस्टिस ने खुद सुना। तो और अब फैसला महफूज भी किया, फैसला महफूज किया अपनी रिक्यूजल के हवाले से। तो मतीउल्लाह जान साहब अगर देखा जाए तो ये मुख्तलिफ नोट्स के अंदर जहाँ पे वन मैन शो भी कहा गया, फ़र्द वाहिद भी कहा गया, किस तरह से रजिस्ट्रार के ज़रिए जुडिशल ऑर्डर्स को ख़त्म किया गया, फिर उसके बाद बेंच बनाए गए जिसके बारे में कोई इल्म नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट को तफवीज़ करदा 7 जुरिस्डिक्शन में से किस जुरिस्डिक्शन के अंदर वो फाजिल जलीलुल कद्र जज साहबान जो हैं वो बैठे थे और फिर बैठ के उन्होंने पिछला हुक्म रिकॉल किया। तो सवालात और मवाद ये तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बात यही है कि देखते हैं कि अब सदर जो हैं वो हज पे हैं, इस दौरान में क्या होता है। और दूसरी बात ये कायम सदर जो है वो भी ये फॉर्मेलिटी तो पूरी कर सकता है। अगर कोई रेफरेंस जाता भी है सदर के पास हुकूमत की तरफ से, तो मेरे ख्याल में तो कायम सदर ने कल कौमी असम्बली और सेनेट से पास किए गए इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 232 में 62(1)(f) के हवाले से जो अमेंडमेंट की गई थी, जिसको 5 साल तक लिमिट किया गया, साहब ने उस पर दस्तखत किए, एसेंट दिया है ना, तो वो वैलिडली लीगल डॉक्यूमेंट है। Exactly. तो सेम एज जो सदर की परफॉर्मेंसेस हैं या फंक्शंस हैं वो कायम मुकाम सदर तो अदा करता है ना। अच्छा, इसके कि वो पहले तो 58(2) भी था, शायद वो उस वक्त असेंबली तोड़ने का इख्तियार नहीं इस्तेमाल कर सकता था उसके लिए। अच्छा करीम साहब, क्या लग रहा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल 16 सितंबर अपनी रिटायरमेंट से पहले क्या कोई बड़ा कार्रवाई करके जाएंगे? आपको क्या लग रहा है? क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हैं। वो 14 मई वाला तफसीली फ़ैसला भी अभी नहीं आया। फिर उसके बाद जो क्यूरेटिव पटिशन के केस चैम्बर में उन्होंने जो फ़ैसला महफूज किया है जस्टिस काजी फ़ाइज़ वाले मामले में, वो भी अभी तक नहीं आया। तो आपको क्या लग रहा है कि बज़ाहिर तो फौजी अदालतों के मामले पे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अपने आज के ऑर्डर से तासुर दे रहे हैं कि सब ठीक है, कुछ भी नहीं है। आपके ख्याल में इस मामले में कोई सख्त फैसला आ सकता है फौजी अदालतों के मामले में? देखिए मतीउल्लाह जान साहब, मैं आपके इन्हीं सवालात और इसी एक सिचुएशन मैं भी आपके सामने रखता हूँ। आप भी मेरे सवाल, आज आप मेरे सवालात का जवाब दीजिएगा कि इस वक्त जो सिविलियन के ट्रायल के ख़िलाफ़ आईनी दरख्वास्त हैं वो मेंटेनेबिलिटी की स्टेज के ऊपर हैं, कोई ऑर्डर पास नहीं किया गया है। 2 जज साहिबान जो हैं वो कह चुके हैं कि जनाब फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। अच्छा, और फिर बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर अमल ना करने के हवाले से काजी फ़ाइज़ा के एतराज़ात हैं। अब एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ किया जाए कि अभी मेंटेनेबिलिटी की स्टेज के ऊपर है ये मामला सारा, और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हाँ ये सेक्शन जो 21D2 है, वही जो आर्मी एक्ट का है, उसकी वायरीज़ तो बनती है ये जो दरखास्तें आई हैं, तो लिहाजा हम इनको मेंटेनेबल करार देते हैं। और वो जो ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं बेंच की तश्कील के हवाले से और फुल कोर्ट की तश्कील के लिए, वो रिमूव करके एक फुल कोर्ट तश्कील दे दिया जाता है। ठीक है। जुलाई के तीसरे हफ्ते तक आपने और मैंने तो यही सुना है, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का ऊपर एक स्टे है, वो स्टे अगर रिवोक कर लिया जाए और उस दौरान में एक फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए जो सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्तों की समाअत शुरू करने के लिए एक फुल कोर्ट तश्कील पा जाए, और जो अवाम के बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उसके ऊपर फुल कोर्ट का फ़ैसला है, खा कुछ उसको कलअदम करार दें या स्टे दे दें या वटेवर जो भी हो। अगर ट्रायल्स हो गए हैं और ट्रायल्स अगर आइनी और कानूनी तौर पर नहीं है, तो उमर अता बंदयाल साहब जो हैं, जो एक लेजिटिमेसी या एक लेगेसी लैक कर रहे हैं और कंट्रोवर्शियल होने की बुनियाद के ऊपर, तो मेरा ख्याल है कि क्या ख्याल है उनका, ये फैसला एक फुल कोर्ट का उनके लिए एक लेगेसी तो छोड़ जाएगा, अच्छी लेगेसी दे देगा। ऑन अ प्लेजेंट नोट, अ डिपार्चर ऑन अ प्लेजेंट नोट,
मगर आप नहीं समझते कि मामला दूसरी तरफ भी जा सकता है, जाते जाते एक नई वकला तहरीक, एक नया माहौल, और ख़ास तौर पे 22 तारीख का ऑर्डर अभी तक नहीं आया जिसमें 9 जज बैठे हुए थे। तो जस्टिस काजी फाइज साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा था कि हम इस बेंच पे नहीं बैठते। तो वो 9 जजों का दस्तखत शुदा ऑर्डर नहीं आया जिसके अंदर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काजी फाइज साहब नोट जो है जारी करेंगे। उन्होंने कर दिया, वेबसाइट से उतार दिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद का नहीं आया। तो उसमें देखिए, जब अगर वो बात होगी तो फिर बाकी 7 जज साहिबान जो हैं, जस्टिस मंसूर ने अगर लिखा है तो बाकी जज साहिबान भी बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कुछ लिख सकते हैं। अच्छा, फर्ज कीजिए, लेकिन वो ऑर्डर तो आना चाहिए था। ऑर्डर आना चाहिए, वो हो सकता है बाद में आ जाए, वी डोंट नो उसके अंदर क्या हो सकता है। अब उसके अंदर भी बहुत कुछ हो सकता है। मैं कल परसों जो है वो टेलीविजन चैनल के ऊपर जस्टिस वजीउद्दीन साहब को सुन रहा था। जस्टिस वजीउद्दीन साहब का काफ़ी एतराज़ात थे जस्टिस काजी फाइज ईसा के बेंच से रिक्यूज़ ना करने और उठकर जाने के हवाले से, कि रिक्यूज़ भी नहीं किया और कहें कि बेंच भी नहीं मानता। अब वो उसको जो है वो एक और तरफ लेके जा रहे थे कि वो इसको एक मिसकॉन्डक्ट की तरफ लेके, लेकिन वो उठ के गए नहीं थे, वो खड़े रहे थे, जा भी नहीं रहे थे और बैठ भी नहीं रहे थे खड़े थे वहाँ। तो अब ये जो मामला है, अगर जैसे वजूद्दीन क्या कहते हैं इस कंडक्ट को, वो कहते हैं कि ये जो है बेंच जब बन गया वो एक मामला है कि आप उठ सकते हैं, वो रिक्यूज कर सकते हैं, लेकिन द वे उठे भी नहीं है और बेंच में भी नहीं बैठे हैं, तो ये जो है वो मिसकॉन्डक्ट के डेकोरम वायलेट हो गया। तो ऐसी भी जो है वो क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन या रिमार्क्स या नहीं, गुलाम गर्दिशों के नीचे चलने वाली जो होती है ना सरगोशियां कुछ ऐसी भी उठ रही हैं। तो क्या क्या होगा, मतलब वो कहते हैं कि भाई शायद एक और जस्टिस काजी फाइज के खिलाफ रेफरेंस की तैयारियां शुरू कर दी जाए। सो अभी तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी तो बहुत सारा वक्त है, लेकिन दोनों तरफ की तरफ जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो। आपको क्या लगता है चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की जो अलविदाई मराहिल हैं वो आसान हो गया, मुश्किल? मती एक सिनेरियो तो मैंने आपको बताया कि अगर वो उस सिनेरियो के ऊपर चलते हैं और हम आहंगी बेंच के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर कामयाब करने में हो जाते हैं, वो इतराज़ात जो इन पर हो रहे हैं वो उसको ख़त्म करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि शायद, क्योंकि अब बार को अगर देखा जाए तो वो पाकिस्तान बार काउंसिल हो, सुप्रीम कोर्ट बार हो, वकला की दीगर तंजीमें हों, वो सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ हैं। और अगर ये सारी चीज़ एक कोहेरेंट सूरत में आ जाती तो मेरा ख्याल है कि फिर उमर अता बंदयाल साहब अपनी तमाम तबकजियों के बावजूद वकला की तरफ से एक स्टैंडिंग ओवेशन लेकर के जो है वो रिटायर होंगे। चलें, इतना कुछ करने के बाद भी स्टैंडिंग ओवेशन। बहुत शुक्रिया करीम सदीकी साहब। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान की किस्मत का फैसला दुबई में कैसे हो रहा है। दुबई में न्यू टेलीविज़न की ब्यूरो चीफ सादिया अब्बासी हमें वहाँ पे होने वाली मुलाकातों, मुज़ाकरात और सरगोशियों के बारे में आगाह करेंगे। अब कुछ बात हो जाए दुबई में होने वाली मुलाकातों की। पाकिस्तान की तकदीर का फ़ैसला होने जा रहा है बज़ाहिर, और तमाम बड़े जो सियासी फ़रीक़ैन हैं पाकिस्तान में, सियासत और इक़्तिदार की जो फ़रीक़ैन हैं, उनके बीच कुछ ऐसे मुज़ाकरात चल रहे हैं जो शायद पाकिस्तान में करना महफूज ना होता। हमें दुबई से बराह रास्त ज्वाइन कर रही हैं ब्यूरो चीफ हैं न्यू टेलीविज़न की सादिया अब्बासी। सादिया, बहुत शुक्रिया। हमें कुछ बताएंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब ने तो शायद हज करने के लिए जाना था, मगर ये मुलाकातें कुछ इतनी अहम हो गई हैं कि हज पे भी नहीं जा सके नवाज शरीफ साहब। तो क्या एजेंडा है इन मुलाकातों का, और कौन कौन लोग इस वक्त दुबई में मौजूद हैं और किन किन की मुलाकातें हो चुकी हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए मती, सियासी माहौल जो है वो दुबई का बहुत गर्म है, और दुबई में हमेशा से ही अहम और एक्सक्लूसिव खबरें होती हैं हमारे पास, लेकिन आज तो वो तमाम शख्सियात जिनके गिर्द खबरें घूमती हैं वो सब हम दुबई ले आए हैं। तो बड़ा इवेंटफुल है आजकल दुबई, और यहाँ पे ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के एस्टेब्लिशमेंट के आला ओहदेदार जो हैं
वो भी यहाँ पे दुबई में मौजूद हैं। और मियां नवाज शरीफ जरदारी साहब के साथ ना सिर्फ पाकिस्तानी हसास इदारों के आला हुकाम की दुबई में मुलाकातें जारी हैं, बल्कि इलेक्शन से पहले और बाद की प्लानिंग के साथ साथ दीगर मामलात पर हतमी फैसले आने तक मुलाकातों का ये सिलसिला और भी तवील हो सकता है। और इसी तरह मियां साहब का सऊदी अरब जाने का आपने बताया, वो प्लान भी अब पोस्टपोन हुआ है। और मती पाकिस्तानी हसास इदारों के जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और उन्होंने अमाराती हुकाम से आज और कल मुलाकातें की हैं और उनमें हुकूमत यूएई से दरख्वास्त की गई है कि पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है उसके हल के लिए अक़वाम जो मुत्तहिदा अरब अमारात है उससे मदद मांगी गई है कि चाइना समेत दीगर जो दोस्त ममालिक हैं उनकी तरह यूएई भी पाकिस्तान की मदद करे। इसी तरह जो अमाराती हुकाम और लीडरशिप है उन्होंने भी मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उनसे मुलाकात की है। और जो हमारे पाकिस्तानी मिलिट्री के हुकाम हैं उन्होंने अमाराती हुकाम ने उनको वाज़े किया है कि यूएई पाकिस्तान की सियासत में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेगा और तमाम जो सियासी जमातें और बाकी तमाम स्टेक होल्डर्स हैं वो अपने सियासी मसाइल, इलेक्शन और नई हुकूमत बनाने के लिए आपस में मुशावरत करें। मगर सादिया शायद इमाराती हुकाम को मालूम नहीं, तो हमारी तो इस्टेब्लिशमेंट भी पाकिस्तान के सियासी मुदाखलत, सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करती। तो नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब के दरमियान जो मुलाकातें हो रही हैं उनका क्या एजेंडा है और क्या निगरान वज़ीर आज़म का मामला तय होना है, कौन होगा, इलेक्शन की तारीख का मामला तय होना है या नवाज शरीफ की वापसी का मामला तय होना है? तो इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट है, कोई पेशरफ्त है? देखिए मती, जो नवाज शरीफ और जरदारी साहब की जो मुलाकातें हैं और उनमें अब इस्टेब्लिशमेंट भी इन्वॉल्व है, तो उसमें सबसे अहम जो फैसला है वो तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और जेल भेजने से मुतालिक है, जिसमें तीनों फरीकैन का इत्तफाक हो गया है। ये हम एक्सक्लूसिव स्टोरी आपको दे रहे हैं। ये आप बड़ी खबर दे रहे हैं। आप ये कह रही हैं कि ज़राए के मुताबिक इमरान खान की गिरफ्तारी पर तमाम फरीकैन में इत्तफाक हो गया है, लेकिन ये गिरफ्तारी किसी केस में, किसी कानून, किसी इल्ज़ाम में, किसी करप्शन केस में कोई मामला चलेगा? ये जी बिल्कुल, वो तो ऑलरेडी इमरान खान साहब पे बहुत सारे केसेस हैं, आपको भी मालूम है। तो लेट्स सी के उस हवाले से क्या स्ट्रेटजी जो है वो बनाई जाती है या उस पर अमल किया जाता है कानून नाफिज करने वाले इदारे और आप जैसे लोग जो कि कानूनी जो मामलात हैं उसके ऊपर माहिरीन हैं वही बता सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो दुबई में मीटिंग्स हो रही हैं उसमें जो इस्टेब्लिशमेंट, पीपल्स पार्टी और नून लीग जो तीनों स्टेक होल्डर्स हैं उनका इस बात पे इत्तफाक हो गया है इमरान खान साहब के हवाले से सख्त फैसले लेने का, सख्त फैसले लेने और जेल भेजना। और फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब की वापसी का भी तय हो गया है कि कौन सी तारीख को, कब तक? बिल्कुल मती, देखिए इस्टेब्लिशमेंट मियां नवाज शरीफ से बारगेन भी कर रही है, जिसमें डिफेंस बजट समेत दीगर जो मामलात हैं उन पर बहस की जा रही है। तो ये सारी मुलाकातें मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए ही रोड मैप हैं और दुबई में मुलाकातों में मियां साहब जल्द दुबई में ही अपनी पाकिस्तान वापसी की डेट अनाउंस करेंगे। इन जो जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं इसमें एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात मियां साहब के जो हैं वो दूर किए गए हैं और उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। अच्छा। अब लेट्स सी के मियां साहब कब अपनी वापसी की डेट अनाउंस करते हैं। तो ये जो इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं माजी की तरह, क्या अब की बार भी दुबई या सऊदी हुकाम जो हैं वो गारंटर बनेंगे, कोई ज़ामन बनेंगे? ये कोई मुआहदा का जिसको आप मिसाके जमहूरियत तो बिल्कुल नहीं कह सकते। बहरहाल जी मती, मैंने आपको बताया कि जो अमाराती हुकाम है उनकी भी मीटिंग्स हुई हैं आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब के साथ, और हमारे हसास इदारों के जो हुकाम यहाँ दुबई में मौजूद है उनके साथ। और यूएई जो हुकाम है उन्होंने पाकिस्तान को वाज़े तौर पे बताया है कि वो किसी किस्म की पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे।
ठीक, अच्छा, क्योंकि आपको याद है कि जी 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 प्लीज। मियां नवाज शरीफ साहब जब नाअहल हुए थे तो उसमें अकामा जो उनका दुबई का था और बहुत सारी दीगर जो चीज़ें भी थी, वो जाहिर है एक रोल उस तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, लेकिन लीगली वो अकामा ही वजह बना था। तो यूएई ने वाजे किया है कि यूएई का किसी किस्म का रोल पाकिस्तान की सियासत में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, और उन्होंने कहा है जी बिल्कुल। अच्छा, नवाज शरीफ साहब अगर वापस आते भी हैं तो वो अपने साथ कुछ ऐसा आवाम के लिए कोई तोहफा लेकर आएंगे कि जिसकी वजह से उनकी वापसी जो है वो सही मानों में एक ग्रैंड सेरेमनी की शक्ल अख्तियार कर सकती है? जैसे आपको याद है 1983 में बेनज़ीर भुट्टो वापस आई थी, तो क्या इस तरह की वापसी के लिए नवाज शरीफ साहब अपने दोनों हाथों में कुछ आवाम के लिए लेकर आएंगे? देखिए, इस वक्त तो पाकिस्तान बड़े मुश्किल हालात में है, और अगर जो गवर्नमेंट है, मौजूदा जो सेटअप है, चाहे उसमें नवाज शरीफ साहब हैं या जरदारी साहब या बाकी लोग हैं, अगर तो पाकिस्तान को इस मुश्किल हालात और इस इकोनॉमिक रिसेशन से निकालने में कामयाब होते हैं, तो पाकिस्तान के अवाम के लिए सबसे बड़ा तोहफा तो यही है। और अभी इस वक्त भी जो इनके यूएई के साथ भी मुज़ाकरात चल रहे हैं, और तमाम जो चाहे वह हमारे हसास इदारे हैं या नवाज शरीफ साहब हैं, वो सब इसके ऊपर उनका फोकस है कि किसी तरीके से मुल्क को इस जो मौशी बदहाली है, चाहे वो IMF के साथ डील है या बाकी जो दोस्त ममालिक हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाए। चाइना ऑलरेडी पाकिस्तान को काफ़ी मदद कर रहा है। इसी तरह दुबई के ऊपर उनका ज़्यादा फोकस है कि यूएई, अबू धाबी और दुबई जो हैं वो उसमें अपना रोल प्ले करें। तो सबसे ज़्यादा तो जो इकोनॉमिक रिसेशन से निकालना ही एक बहुत बड़ा तोहफा होगा पाकिस्तानी अवाम के लिए। लेकिन ऑफकोर्स अब वो हालात नहीं है। जाहिर है इमरान खान साहब जो थे वो बड़े एक पॉपुलर लीडर तो थे और हैं, तो अब जो मियां साहब वापस जा रहे हैं, तो जो नून लीग है उसको कुछ नए जो मैनिफेस्टो के साथ जाना पड़ेगा, कुछ उसमें प्रैक्टिकली काम भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई निगरान वज़ीर आज़मों के इंटरव्यूज भी हो रहे हैं वहाँ पे, कोई नाम आ रहे हैं सामने? जी, इस हवाले से हमने जो हमारे ज़राए हैं यहाँ पे नून लीग के, उनसे भी राब्ता किया था और बात की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बहुत बाद की बातें हैं, फिलहाल तो ये कहना और ये करना कबल अज़ वक्त है। और इसी तरह जो नून लीग की जो ओवरसीज बॉडीज हैं पूरी दुनिया में, 18 मुल्कों के जो सदूर हैं वो इस वक्त दुबई में हैं, और वो मियां साहब से मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। तो क्योंकि बैक टू बैक मीटिंग्स चल रही हैं मियां नवाज शरीफ साहब की, और आपको पता है कि उनकी जो इंगेजमेंट्स हैं, तो होपफुली ईद के दिन वो इन तमाम सदूर से भी मिलेंगे। बहुत शुक्रिया पार्टी के जी मती आज ओन चौधरी जो हैं, उन्होंने भी मुलाकात की है। इस्तेहकाम पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं वो कल दुबई आए थे, आज उन्होंने मियां साहब से मुलाकात की है, और उन्होंने जहांगीर तरीन साहब का कोई मैसेज भी उनको दिया है मियां साहब को। और जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो मीटिंग्स हैं, उनमें ये जो पार्टी है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी या काफ लीग, इनको एडजस्ट करने के हवाले से भी हमारे ज़राए ने हमें बताया है। ताहम आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी मीडिया पर कल से खबरें चल रही थी कि पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने डिमांड कर दी है राजा परवेज अशरफ साहब और गिलानी साहब और दीगर जो रहनुमा हैं उनके लिए सीट एडजस्टमेंट की। तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि हाँ, एक बात जो मियां नवाज शरीफ साहब उन्होंने ये कहा है कि नून लीग अपनी विनिंग सीट्स जो हैं उसमें एडजस्टमेंट का फैसला पार्टी मुशावरत के बाद करेगी। लेकिन कल से जो पाकिस्तानी जो मीडिया पे और हमारे कोलीग ये खबरें दे रहे हैं, वो हमारे ज़राए के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और आपने देखा होगा जी 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 बहुत शुक्रिया सादिया अब्बासी। हमें आप अपडेट करते रहिएगा नियो टीवी के नाज़रीन को, और सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।